Hello everyone, my name is Ravi Sharma and in this video I'm going to interview a candidate Lokesh Joshi. इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इनकी जिसमें मैंने बताया था कि 36 मार्क्स इनके ज्यादा हैं IBPS PO में मेंस में और he has also cracked SBI PO and IBPS PO are the toughest, if not the toughest, but are not easy as well. तो उन दोनों एग्जाम्स को इन्होंने कैसे साइमल्टेनियसली क्रैक किया, क्या इनकी जर्नी रही, इन्होंने कोई कॉल सेंटर में भी जॉब किया, उसके बाद वो जॉब छोड़ी और उसके बाद he came back stronger and he has cracked IBPS PO and SBI PO. तो जानते हैं इनकी जर्नी and I welcome you Lokesh. So Lokesh is with us. Lokesh, first of all, congratulations to you buddy. You have done it. You have done it so well. And आपने दोनों SBI PO और IBPS PO क्रैक किए हैं. तो how is the feeling when you got SBI PO result? Sir, the feeling is obviously very good. So actually it has not yet sink in. So actually sir, जब रिजल्ट आया तो उस समय मैं क्या था कि मतलब इस मेंटालिटी से बैठा था कि अगर होगा तो तब भी ठीक है और अगर नहीं होगा तो मैं आगे की प्रिपरेशन भी चालू रखूंगा. तो इस तरह सर जो एक वॉरियर मेंटालिटी है कि मैं पूरा सर मतलब बैठ के बैठा था, सोच के बैठा था कि इस बार होगा तो सर बढ़िया है, बट अगर आगे भी देना पड़े तो मैं इसके लिए सर तैयार रहूंगा. तो बहुत ज़्यादा मतलब एंग्सियस नहीं था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं था. अभी क्या है कि सर फीलिंग थोड़ा, जब ऐसा होता है कि हम लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो बहुत सर पे जो है बोझ रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टेंशन रहती है. तो फिलहाल क्या है कि सर अभी क्या है, फीलिंग इस तरह की अभी रिलैक्स हैं थोड़े, और ये है कि अब एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे आगे और एम्प्लॉयड भी हो चुके हैं तो काफ़ी सर मतलब जिंदगी में एक थोड़ा खुश भी रहते हैं पहले के मुकाबले. थोड़ा खुश भी रहते हैं सर. घर वालों को क्या रिएक्शन था व्हेन यू गॉट द जॉब? सर घर वालों का रिएक्शन ऐसा था कि जो मैंने कभी पहले देखा नहीं था. तो मम्मी एक्चुअली मेरी बहुत खुश थी. तो मेरे पापा सर बाहर काम करते हैं तो वो यूजुअली मतलब एक साल में एक या दो बार ही आते हैं. तो हम लोग घर में मम्मी, मैं, दो छोटे भाई और मेरी दादी रहती हैं. तो उस दिन दादी भी नहीं थी. तो मम्मी एक्चुअली क्या हुआ था सर, जितने भी मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, तो उसमें मम्मी कह रही थी कि ठीक है कि आगे अभी होना बाकी, अभी एग्जाम प्रोसेस बाकी है. तो इतना कुछ मैं मतलब मम्मी की आंखों में खुशी था नहीं, बट मम्मी कहते कि अभी तो और बाकी है, अभी तो कितना सिलेक्शन होना है. बट इंटरव्यू के दिन मैंने सर एक यूनिक सा मम्मी के चेहरे पर और आंखों में खुशी देखी. एक्चुअली मम्मी के टीयर्स भी आ गए थे जब मैंने बताया कि SBI में हो गया. और मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशंस मेरी फैमिली में हर कोई खुश था, बहुत बहुत ज्यादा खुश थे. और रिलेटिव्स भी काफी हैप्पी थे, हमारे जो नेबर्स हैं वो भी सब हैप्पी थे सर. तो सब लोग बहुत अच्छा था. यही चीज होती है कि व्हेन यू गेट सक्सेस तो आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, इन सबको आप प्राउड फील कराते हैं. और यही मोटिवेशन भी होनी चाहिए कि यार जिन घर वालों ने आपको इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी किसी चीज में, तो दे डिजर्व अ स्माइल फ्रॉम योर साइड एंड बाय डूइंग कंसिस्टेंट एफर्ट. जैसे आप बता रहे हो कि कितनी इमोशनल जर्नी बहुत हो जाती है, ये जब आप गो थ्रू करते हो तभी फील कर पाओगे. ये मैं अगर बोल रहा हूँ या लोकेश बोल रहा है तो नहीं समझ पाओगे, बट ये जर्नी बहुत स्पेशल होने वाली है, तो आप लगे रहो. तो अब लोकेश से आगे बात करते हैं. लोकेश, आप ब्रीफ में बता दीजिए कि आपने कब स्टार्ट किया था और कब आपकी ग्रेजुएशन हुई थी, कब आपने स्टार्ट किया और फिर आपने एक जॉब भी की, वो भी छोड़ी, वो क्या मेंटालिटी से छोड़ी और फिर क्यों आपने बैंकिंग ही चूज की? एक्चुअली सर मेरा जो ग्रेजुएशन था वो 2018 में मैंने कंप्लीट किया था. और उसके बाद 1 ईयर मैंने सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट दिया था सर. तो उसके बाद फिर मेरा नहीं हुआ तो मैंने जॉब इसलिए पकड़ी सर क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं 1 साल और तैयारी करता हूँ तो शायद इस बार ही मेरा ना हो. और मेरे कुछ दोस्त फ्रेंड्स जो थे सर वो कॉलेज में ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके थे. तो मुझे लगा सर पहले एक जॉब कर लेनी चाहिए, उसके बाद अपने आगे करियर के बारे में हम देखेंगे. और उसके बाद सर फिर मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी. काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, सुबह 9:30 से शाम के 6:30 या उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता था. प्लस सैलरी वगैरह भी काफ़ी कम थी. तो 10 to 11 थाउजेंड सैलरी थी सर, मैं मेंशन भी करना चाहूँगा यहाँ पे. बिल्कुल. तो उसमें भी सर अपना सर्वाइवल नहीं हो पाता था, तो काफ़ी सर परेशान हो गए थे क्योंकि इनकम नहीं थी इतनी. तो इसलिए सर मैंने फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया
क्योंकि मेरे को ये भी एहसास होता था कि मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ घर का, तो मुझे जॉब करनी चाहिए। बट उस समय क्या है कि मुझे लगा कि सर मेरे फ्रेंड्स कुछ बैंकिंग में ऑलरेडी निकल चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे भी अपना मतलब एक 1 ईयर देके या कुछ ऐसा बोल्ड स्टेप लेके मेरे को भी तैयारी करना चाहिए। तो सर मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब इसलिए पकड़ा था इस इंटेंशन के साथ कि पापा को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, कि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा इनकम का और मेरा पढ़ाई करवाने का। बट उस समय सर मैंने कुछ अपनी सेविंग्स बचाई थी, उसी के भरोसे पर मैंने जॉब छोड़ा। और क्योंकि जॉब के साथ तैयारी नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने जॉब छोड़ के लाइब्रेरी ज्वाइन कर दिया। और लाइब्रेरी वहाँ ज्वाइन किया सर, फिर उसके बाद कोरोना हो गया, फिर मैं घर घर को आ गया, फिर मैंने घर पे तैयारी की थी। और सर वाई बैंकिंग, सर बैंकिंग एक तो बहुत सारी जॉब्स हमारे पास होती हैं, बट बैंकिंग भी चूज किया सर, क्योंकि बैंकिंग से मुझे थोड़ा बहुत अपना रिलेवेंस लगा। एक तो सर जैसे सबसे पहले मोटिवेशन मेरे को ये मिला था कि मेरी फ्रेंड ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी थी। मैं सर उनका नाम लेना चाहूंगा, उनका नाम तन्नू कौर है। तो हमारे बैच की पहली बैंकिंग में जो सिलेक्ट हुई थी वो पहली थी। स्टेट बैंक में पीओ सर वो बनी थी 21 ईयर्स की एज में। तो उन्हें देख के भी मुझे काफी मोटिवेशन मिला था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया एग्जाम। और बैंकिंग सर एक एक्चुअली एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे क्या है कि जो कस्टमर्स हैं, जो कॉमन जो जनता है, उनसे आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो सर मेरे को लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसा ट्रेट है जो काफ़ी प्रीडोमिनेंट है, कि मुझे मतलब लोगों से बात करना, अगर मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं, तो उससे मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन होता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं तो इसलिए मैंने इसलिए भी सर मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बट जैसे जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की, जैसे बैंकिंग के बारे में मुझे मालूम पड़ा, तो ये चीज़ मेरे अंदर फीलिंग फिर डोमिनेंट होने लगी सर। ठीक है। तो इसलिए मैं बैंकिंग की तरफ आया था। ठीक है। तो आप, अब हम थोड़ी है ना सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। आपने दोनों ही एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है, तो इनिशियल बात करते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स और मेंस हम सब्जेक्ट वाइज है ना साथ साथ ही चलेंगे, कि अगर मैं इंग्लिश का पूछ रहा हूँ तो आप थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड बता देना उसका, और मेंस ओरिएंटेड भी साथ साथ। ठीक है। तो बट सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपका टाइम टेबल क्या रहता था जब आप फुल टाइम प्रेपरेशन करते थे? टाइम टेबल एक्चुअली सर मैंने 2 चीज़ों पे ध्यान दिया था, और 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी सर टाइम टेबल में। वो था सर पढ़ाई, और दूसरा अपनी फ़िटनेस। मैं मानता हूँ सर पढ़ाई के साथ-साथ अगर आपकी फ़िटनेस है, तो आपको क्या है कि एक डबल आपकी जो ट्रेन है उसमें एक डबल इंजन लग जाता है। तो आपकी ट्रेन थोड़ी तेज़ भागती है अच्छा। आपके टारगेट की तरफ। तो क्या था कि सर मैं सुबह उठता था करीब 5:30 या 5:15 पे उठ जाता था। तो उसके बाद सर मैं कुछ टाइम अपना जो है मतलब ऊपर छत में जाके थोड़ा जॉगिंग वगैरह करता था। और मैंने एक यूट्यूब में एक वीडियो देखा था जिसमें 10 मिनट रूल सिखाया गया था कि 10 मिनट तक अगर आप अपने बॉडी को बहुत स्पीड में मूवमेंट करते हो, बॉडी का कुछ किसी भी तरह की लगातार एक्सरसाइज करते हो 10 मिनट तक का, तो आपकी जो दिमाग की जो नसें हैं सर वो सारी ओपन हो जाती हैं, और आपका माइंड जो है काफ़ी रिसेप्टिव हो जाता है। तो उसको सर मैंने किया, और उससे एक्चुअली मुझे रिजल्ट भी मिले थे, क्योंकि मेरा जो माइंड फिर दिन भर हमेशा एक्टिव रहता था सर। और जब मैं इसको नहीं करता था पहले, तो मेरा माइंड इतना एक्टिव नहीं रह पाता था, इतना काम नहीं करता था। तो ये सब होता था सर। उसके बाद जो है फिर अपना सुबह-सुबह के टाइम पे सर सबसे पहले मैं क्या करता था कि जो भी सर क्वांट को मैं थोड़ा इम्पोर्टेंस देता था। जैसे अपने जो पहाड़े होते हैं सर 1 से 20 तक का मैंने याद किए थे, तो इसको मेरे को एक ट्रिक सर मालूम थी। तो वो ट्रिक एक्चुअली मुझे किसी ने बताई थी, तो उससे जो है मैं पहाड़े जो है याद करता था। एक्चुअली सर कोई भी नंबर लिख देता था, और उसके नीचे फॉर एग्जांपल मुझे 19 का पहाड़ा याद करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 19। फिर जो नया नंबर आता था उसको दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 19, फिर जो नया नया नंबर आता था उसको दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 19। इस तरह से मैं 19 का पहाड़ा पूरा याद कर लेता था। तो एक दिन में एक में याद करता था। और दूसरा सर जो अपने स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, इसको रिवाइज करता था सुबह-सुबह उठ के। और कुछ हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं सर, उन फ्रैक्शंस को रिवाइज करता था। तो ऐसे करते-करते मेरे 7:30 मतलब 7 साढ़े 7 तक बज जाते थे, क्योंकि लंबा हो जाता था काफ़ी, और मैं आराम-आराम से समझ के भी करता था सर। तो और उसके अलावा जो सिम्प्लिफिकेशन के 10 या 15 क्वेश्चन हो गए ऐसे ले लिया, और क्वाड्रेटिक के हो गए, नंबर सीरीज़ के हो गए, ये सारे मैं सुबह-सुबह ही मतलब ब्रेकफ़ास्ट से पहले जो है सारे सॉल्व कर देता था। और उसके बाद सर मैं क्या है कि अपना रीज़निंग और पज़ल जो रहता है, मैं अनअकैडमी से स्टार्टिंग में अंकुश लांबा और आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस देखा करता था। उसका लंच के बाद क्या है कि अपना जो मतलब लंबी-लंबी जो पज़ल्स हैं सर, जैसे रीज़निंग की पज़ल है वो सॉल्व कर लिया, तो उसमें 1 डेढ़ घंटा लग जाता है बहुत। काफ़ी टाइम लगता है कि समझ में नहीं आती हैं। और क्वांट में भी ऐसे ही है सर, किसी आप डीआई में फँस गए, तो वो आपका टाइम ले लेती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही करके मैं दिन में सर ये क्वेश्चन सॉल्व करता था, और शाम को जहाँ तक मुझे याद है सर मैं एडिटोरियल्स पढ़ता था।
तो जैसे न्यूज़पेपर में बताते हैं कि सर इंग्लिश के लिए जो है आपको रीडिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इम्पोर्टेंट मैं सर मतलब मेरे को मालूम पड़ा कि एक्चुअली इम्पोर्टेंट है भी। रीडिंग से आपके जो है, आप ग्रामर नहीं पढ़ें लेकिन आप रीडिंग करें तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो मैं 20 से 25 मिनट जो है अच्छे से अपना जो है एडिटोरियल पढ़ता था। तो 20 से 25 मिनट मेरे को लगता है सर काफ़ी है। इससे ज़्यादा हमें शायद टाइम मिलता भी नहीं है मतलब इंग्लिश के लिए निकालने का। उसके बाद सर शाम को ऐसे फिर होते-होते शाम हो जाती थी, फिर मैं अपना कुछ थोड़ा बहुत सर मतलब डिनर के टाइम पे सर जैसे यूट्यूब ओपन करता था और कुछ मोटिवेशन वीडियोस देख ली सर। तो आपका भी सर मुझे ऐसे ही एक टाइम पे मतलब मैं गॉड का शुक्रिया करता हूँ कि आप भी मुझे ऐसे ही मिले। और बहुत बड़ा अपना सक्सेस का क्रेडिट सर मैं आपको भी देता हूँ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले जो आपको मोटिवेशन होता था और कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम भी, बट एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले सर आप जो लाइव सेशन करके जो मोटिवेट करते थे हमें और हमारी क्वेरीज़ को सॉल्व करते थे, उससे बहुत बड़ा मेरे को मतलब जो कहते हैं सर कि जो आखिरी एक स्टेप होता है प्रिपरेशन में, तो वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो चाहिए होता है, वो सर मेरे को मिला था, इस तरह से। बाकी का शेड्यूल ये था मैं रात को 11 तक 11 साढ़े 11 बजे सो जाता था। इस तरह से करते-करते फिर सुबह वही सर रिपीट, अगले दिन दोबारा से वही चीज़ रिपीट होती थी। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर मी। और इसके बाद देखो, फिटनेस वाली बात के लिए मैं भी थोड़ा बोलना चाहूंगा कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है, क्योंकि स्क्रीन पे सारा दिन देखोगे या फिर किताबों में घुसोगे तो माइंड थोड़ा सा थक जाता है। तो वो टायर्डनेस को हटाने के लिए थोड़ा सा आपको चाहे वॉक ही कर लो, पर थोड़ी देर आपको थोड़ा ग्राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है। विराट कोहली ने भी एक बार कहा था कि इफ यू आर फिट यू फील लाइक यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, सो एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल इफ योर माइंड एंड बॉडी इज इन सिंक। और ये फिटनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं भी खेलने डेली जाता था और ऐसा ही लगभग मेरा भी शेड्यूल रहता था। तो इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। लोकेश, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में काफी लोगों को डिफिकल्टी आती है, तो इंग्लिश के लिए आप क्या करते थे? एक तो आपने बताया रीडिंग, तो रीडिंग करते थे, ठीक है। मतलब रीडिंग करते टाइम क्या सोचते थे, और स्लो करते थे, फास्ट करते थे, व्हाट व्हाट इट ऑल लुक्स लाइक? सो बता दीजिए इंग्लिश के बारे में। और आपकी आपकी प्री और मेंस में स्ट्रेटेजी क्या रहती थी एग्जाम में इंग्लिश की? सबसे पहले सर जिस बात से मुझे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा डर लगता था, ऑल्दो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैंने 12th तक इंग्लिश पढ़ा सर, वो भी एक कॉन्वेंट स्कूल में। तो मुझे इतना इंग्लिश में दिक्कत नहीं आया, बट फिर भी उसके बाद मेरा टच जो है ग्रेजुएशन में लूज़ हो गया था इंग्लिश का, तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगता था। बट मैं हिंदी मीडियम एस्पायरेंट्स जो होते हैं सर अपने, उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो हिंदी होती है, उसको आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। इसके लिए आपका कोई हिंदी बैकग्राउंड कोई कंपल्सरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप बस आपका बेसिक जो रीडिंग होता है, अगर आपकी रीडिंग अच्छा है, अगर आप पढ़ के कोई पैराग्राफ या लाइन समझ सकते हैं, तो आप उसको अच्छे से इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि आपका हिंदी बैकग्राउंड है तो आपके लिए टफ पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं, तो तब भी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश में मेरा स्ट्रैटेजी ये रहा था सर, एक तो सबसे पहले कि जैसे हम टॉपर स्टॉक देखते थे, तो कैमोमाइल टी वी टॉपर्स या कैसे कुछ हो गया, तो वो इंग्लिश में हमेशा ही बोलते थे कि आप रीडिंग ज़रूर करिए। रीडिंग करने से ही आपका जो है इंग्लिश इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये पॉइंट पकड़ा सर कि मुझे रीडिंग तो करना ही करना है। तो मैं रोज़ रीडिंग करता था करीब 20 से 25 मिनट या कभी 15 मिनट भी, 15 मिनट तो मिनिमम करते ही रहा सर, क्योंकि उतना तो रहता ही है। और रीडिंग करते वक़्त स्टार्टिंग में क्या है कि सर इतना मतलब पकड़ नहीं होता है पढ़ने पर, तो आराम-आराम से रीडिंग करता है। तो धीरे-धीरे सर क्या होता है कि मैं एक्चुअली निमिषा बंसल मैडम को फ़ॉलो करता था अनअकैडमी पर, तो उन्होंने एक ट्रिक बताई थी कि आप जो है रीडिंग को स्किम करो। मतलब जैसे आपका जो पैराग्राफ है, उसको स्किम करना सीखो। मतलब स्किम करने का मतलब कि आप ऊपर-ऊपर से वो मतलब इतनी अपनी कैपेबिलिटी बना लो कि उसको आप ऊपर से देख के ही आप उसका मतलब हर एक वर्ड ही नहीं पढ़ना है उसमें। स्किम करने में आप उसका जो मैटर है वो समझ जाओ, मेन पैराग्राफ का। और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है सर कि हमें अगर उसका जो क्रक्स है, जो पैरा है, उसका जो क्रक्स अगर समझ में आ जाता है, तो हम उससे संबंधित जो सवाल है, उसको कर सकते हैं, अगर हमें वो पैरा समझ में आ जाता है तो। उसके बाद जो मेरी स्ट्रैटेजी है सर, मेरा प्री का स्ट्रैटेजी और मेंस का स्ट्रैटेजी, इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या था और मैंने तैयारी कैसे किया इनके लिए। तो एक्चुअली सर तैयारी जो है मैंने 2 चीज़ों पे किया था। एक तो हो गया आपका रीडिंग हो गया। दूसरा क्या है कि मैं निमिषा मंसल मैडम को फ़ॉलो करता था कंप्लीटली इंग्लिश में। और भी मुझे एजुकेटर्स मिले, बट निमिषा मंसल मैडम से मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हुआ। और बेसिकली सर मुझे लगता है कि मैं किसी टीचर से या किसी भी पर्सन से ज़्यादा कनेक्ट इमोशनली होता हूँ, रेदर देन मेंटली।
तो मुझे काफ़ी इमोशनल सपोर्ट मिलता था उनसे, उनको देख के। उनका वो बीच में मोटिवेशन बातें भी करती थी, हमें एनकरेज भी करती थी। तो उससे मुझे काफ़ी मतलब लाइकनेस हुई कि मैं उनका जो है मतलब कोर्सेज़ रेगुलरली फॉलो करूँ। तो मैं उनको फॉलो करता था, और जो उनकी क्लासेस होती हैं उसको किया, या उसमें से कोई अगर सवाल नहीं हो पाया तो उसको बाद में फिर रिवाइज़ किया। उनकी जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैं अलग से टाइम देके करता था। और लास्ट लास्ट में क्या है सर कि आपकी जो प्रिपरेशन होती है, किस बीट कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, क्वांट हो, केवल मॉक टेस्ट पे ही डिपेंड हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने उनको फॉलो किया, बट जैसे प्री एग्जाम्स आए और मेंस एग्जाम आए, तब तक मैं सारे उनके मेंस के कोर्सेज कवर कर चुका था, और प्री के भी, क्योंकि सर बीच में लॉकडाउन था तो सब मेंस की और प्री की तैयारी एक ही साथ चल रही थी। तो लास्ट के समय में क्या है कि सर मैंने प्री और मेंस के लिए केवल मॉक टेस्ट से ही मतलब अपनी अपनी पढ़ाई की थी। अ, जो भी मतलब प्री है और मॉक जो मेंस है उसका मॉक से ही मैं सवाल करता था, और कुछ सवाल आते थे, कुछ सवाल नहीं भी आते थे, तो उसी से मैं अपनी प्रिपरेशन को जो है जज करता था कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है। स्टार्टिंग में तो बहुत खराब रहा था सर, मेरा स्कोर तो आता नहीं था, इतनी सब तैयारी लॉकडाउन में तैयारी की थी, मुझे लगा कि इतना पढ़ा है भैया, तब भी कहते हैं 30 में से 10-10 11-11 नंबर आ रहे हैं, इस तरीके से बहुत ही गंदा था। मेंस में तो और भी बुरा हाल था, बट भगवान के आशीर्वाद से सर और सब परिवार वालों की दुआ से फाइनली एग्जाम में जो है अच्छा ही हुआ। ठीक है, इंग्लिश के बाद बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में आपने कैसे अपने बेसिक्स कवर किए, और फिर उसके बाद क्या बेसिक्स के साथ सवाल प्रैक्टिस किए थे या सवाल बाद में प्रैक्टिस किए, और कैसे प्री और मेंस को आपने साथ लेके चले? क्वांट्स की बात करो डिटेल में। ओके सर। तो क्वांट्स में सर सबसे पहले मेरा कोई भी स्ट्रेटेजी ये रहता था किसी भी सब्जेक्ट का कि मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता था। एक तो सबसे पहले ये कि उसका सिलेबस देखो, उसका मैं सिलेबस देखता था। दूसरा ये कि मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता था जरूर। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही किया था सर। तो मैंने क्वांट्स का किया कि प्रीलिम्स का और मेंस का, इसका तो सिलेबस देखा पहले, सिलेबस तो सेम ही होता है, और दोनों प्री और मेंस का। फिर इसके क्वेश्चन पेपर देखे मैंने, और मैं देखता था कि मुझे क्वेश्चन जो है सॉल्व, मतलब पढ़ रहा हूँ मैं तो सॉल्व करने में मुझे समझ में आ रहे नहीं आ रहे, मुझसे सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, कितना टाइम लग रहा है, क्या मेरा अभी मेंटल कैलिबर है कि मैं इसको सवाल को पकड़ पा रहा हूँ या नहीं। तो मैं वो चीज़ अपने आप को जज करता था, उसके अनुसार फिर मैं आगे उसके जो है फिर मैं तैयारी मैंने स्टार्ट की थी उसके सर। तो स्टार्टिंग में तो क्या है कि जैसे सर मैं टॉपिक्स डिवाइड कर लेता था इसके। जैसे प्री के टॉपिक्स हो गए आपके, सिंप्लीफिकेशन हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए, और नंबर सीरीज हो गए, तो आते ही आते हैं। इसके अलावा प्री में क्या है कि अरिथमेटिक आता है सर, और आपके डीआई आते हैं। तो जैसे कि सर अभी मैंने बताया था कि मैं जो नंबर सीरीज है और क्वाड्रेटिक है और जो सिंप्लीफिकेशन है उसको सुबह को मैं प्रैक्टिस करता था रोज। इसकी मैं सुबह प्रैक्टिस करता था, और ऐसे ही मैंने अरिथमेटिक के लिए भी टाइम रखा हुआ था। और डीआई भी मैं अंकुश लांबा सर है तो उनका कोर्स मैं फॉलो करता था, तो डीआई उससे मैं किया करता था। और अरिथमेटिक जो मैंने सर पूरा सीखा वो आशीष अरोड़ा सर है, तो उन्हीं को मैंने फॉलो किया था। तो पूरा अरिथमेटिक प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी मैंने उन्हीं को फॉलो करके उन्हीं का जो कोर्स है उन्हीं से सीखा था सर। और उसके बाद फाइनली क्या होता है कि आप कितना भी सीख लें, उसमें जब हम लोग मॉक टेस्ट देने के लिए बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, या फिर हमारी प्रिपरेशन, हम तो इतने समय से मेहनत कर रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन अभी भी लो है, कुछ नहीं आ रहा है। 100 में से स्टार्टिंग में मेरे को याद है कि मेरे 19 या 20 ऐसे नंबर आए थे सबको मिला के, तो कुछ हुआ ही नहीं था सर। तो आखिरी में प्रिपरेशन क्या हुई थी सर कि फिर ऐसे ही हम मतलब मॉक टेस्ट दे दे के ही, मतलब प्री और मेंस से पहले उसमें आगे बढ़ते गए। आज अगर 20 नंबर आ रहा है तो कल 25 आएगा, 30 आएगा, इस तरह से करके। जैसे टॉपर्स भी बताते हैं कि हमें कि आपके नंबर मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहेंगे, तो उस बात की आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं भी सर यही बताना चाहूंगा कि अगर आपके स्टार्टिंग में नंबर कम भी आ रहे हैं मॉक में, तो अगर आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहेंगे मॉक, तो आपके नंबर जो है इंप्रूव होते रहेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस जो है इंप्रूव होगा। और कोशिश करिए कि जो सवाल आपसे नहीं हुए हैं उसको आप एक बार जरूर देखें कि वो आपसे क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और उसको बाद में कोशिश करें सॉल्व करने की जरूर। तो मोटा मोटा सर मेरा यही था कि जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट किया था। ठीक है। और जो जो मेंस मेंस का जो एग्जाम होता है क्वांट का, वो काफी उसका लेवल हाई होता है, एसबीआई में भी और आईबीपीएस में भी। तो उसके लिए आप क्या मतलब स्पेशल कोई टिप वगैरह देना चाहोगे, जिससे मतलब किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्या चीजें ज्यादा आती है मेंस में, और क्या माइंडसेट रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? मेंस एग्जाम क्या होता है सर, काफी
काफ़ी आपके पेशेंस को चेक करता है मुझे लगता है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। आपने इतनी मेहनत की होती है, आपको लगता है कि आपके हाथ में जॉब है जो आपको इस मेंस एग्ज़ाम देने से ही मिलनी है। और काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है सर, तो हमें पेशेंस भी इसमें मेंटेन करना होता है, बीट कोई भी सब्जेक्ट हो। तो एक्चुअली क्या है कि सर मैं जो है मेडिटेशन करता था, तो मेडिटेशन से मुझे काफ़ी इसमें हेल्प मिली थी। और जो आपके जो सेशन होते हैं सर, तो उन सेशन को देख के मैं मतलब ज़रूर देख के जाता था मेंस एग्ज़ाम से पहले। तो इससे भी जो मैं राइट जो मेंटल सेटअप होता है, वो लेके जो है एग्ज़ाम में अपना बैठता था। और दूसरा सर, जो मेंस एग्ज़ाम में क्या-क्या आता है और क्या करने चाहिए, मैंने क्या किया था, इसके बारे में अगर सर बात करें, तो मेंस एग्ज़ाम में क्या है कि आपका अरिथमेटिक और डीआई, ये 2 मैंने सर 2 टारगेट बनाए हुए थे। एक अरिथमेटिक और डीआई। अरिथमेटिक का प्रैक्टिस मैंने बहुत किया था सर। आशीष अरोड़ा सर से भी किया था, अपनी तरफ से भी किया था। बट जो एग्ज़ाम में सर अरिथमेटिक का मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया मेंस में। और जो भी सारे मेरे को मार्क्स मिले थे, मतलब मार्क्स आए थे मेरे, अभी आईबीपीएस में तो 25 मार्क्स था। तो ये सारे के सारे जो लॉजिकल डीआईस हैं सर, उसी को सॉल्व करके मैंने किया था। तो ये आप अपनी सर, जो आपके मॉक टेस्ट डीआई वगैरह पे हैं, तो आप उससे डीआई पे मेन फोकस और साथ में अरिथमेटिक की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी। तो डीआई ज्यादा आती है, जैसे मैंने भी देखा था, मेरे भी मतलब सारे 80% तो डीआई थी पूरे पेपर में। और एसबीआई में भी ऐसा ही होता है मेंस में हाँ ज्यादातर। सर, इसका जो हाँ, उसमें डीआई रहता है सर। मतलब डीआई अरिथमेटिक दोनों का फॉर्मेट तो सर एक ही होता है बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो उसके लिए आप कैसे कर रहे थे? और थोड़ा सा पजल्स पे थोड़ी अलग बात करना है कि पजल्स को कैसे डील किया आपने? रीजनिंग में भी सर मेरा सेम फॉर्मूला था कि सबसे पहले मैंने उसका सिलेबस देखा, सिलेबस को नोट डाउन किया था एक छोटी सी कॉपी में। और सिलेबस देखने के बाद मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे। और जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गए, सिलॉग हो गए, और आपके अल्फाबेटिकल सीरीज हो गए, इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इनपुट आउटपुट हो गया, तो हर एक का डिफरेंट एक मैंने टॉपिक को समझने की कोशिश किया कि किस टॉपिक में क्या आता है, किस तरह के सवाल बनते हैं, सिलॉग क्या होता है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, किसी को पता नहीं होता बैंक की तैयारी करने से पहले सिलॉग क्या होता है और इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या होता है। तो ये सब मैंने हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लिया कि हाँ, सिलॉग ये है, इनइक्वालिटी ऐसा होता है, अल्फाबेट सीरीज ऐसा होता है, इस तरह से करके। उसके बाद सर क्या है कि सबसे पहले तो मैंने इनके बारे में थोड़ी बहुत एक्विटेंस ले ली कि ये क्या टॉपिक है। उसके बाद मैंने सर एक्चुअली एजुकेटर्स को फॉलो किया था अपनी पूरी प्रिपरेशन में। तो अंकुश लांबा सर है, रीजनिंग के फैकल्टी हैं अनअकैडमी पर। तो मैंने उनसे अपना तैयारी स्टार्ट किया था। तो उनका जो है बेसिक कोर्स होता है सर, तो उसमें सारे ये टॉपिक्स उन्होंने मतलब समझाए थे अच्छे से। और उनके जो फ्री कोर्स हैं उसमें भी इन टॉपिक्स पे डिटेल वीडियोस पड़ी हुई थी। तो उन्हीं इन्हीं टॉपिक्स को मतलब उनके वीडियोस से मैंने कवर किया था और समझने की कोशिश की थी। जैसे सिलॉग तो मैंने केवल अंकुश लंबा से ही समझा था, मुझे अच्छे से उनसे समझ में आ गया था सिलॉग्स के सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद सर, जैसे कि आपने पजल पजल की बात की थी, तो पजल को मैं 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करना चाहूंगा सर। एक तो है प्री और दूसरा है सर मेंस। तो प्री में क्या है कि आपकी जो पजल्स होती हैं छोटी छोटी होती हैं। तो 2 से 3, ढाई 3 मिनट ऐसे या 3.5 मिनट में भी आपका पजल बन जाता है। स्टार्टिंग में तो क्या है कि सर मेरे से वो पजल भी 15 15 20 20 मिनट में बनता था, जो एग्जाम में पजल 3 3 मिनट में बने थे। तो स्टार्टिंग में क्योंकि स्ट्रेटेजी नहीं होती और समझ नहीं होती सवाल करने की, तो ऐसे ही होता है। बट आप अगर सीखते हैं उस चीज को, तो आप उसको फिर जल्दी कर सकते हैं, है ना, मतलब एग्जाम में जो है कर सकते हैं। तो मैंने अंकुश लांबा सर का ये एक फ्री कोर्स है अनअकैडमी पर, उनमें उनके कई सारे एक्चुअली पजल्स के कोर्सेज हैं, करीब करीब 150 से 200 उनकी पजल्स उन्होंने करवा रखी हैं। तो वो उनसे मैंने पजल सीखा था। उनका जो स्ट्रेटेजी होता है, जो तरीका होता है कि आप पहले कंडीशंस नोट करो, फिर उसके बाद उसको बनाना स्टार्ट करो, तो उनसे मैंने सीखा था ये चीज। तो दिन में और आप धीरे धीरे मैंने अपनी कितने पजल्स दिन में करते थे आप प्रैक्टिस? सर एक्चुअली में 5 पजल लेके टारगेट चलता था अपना, कि ठीक। मेरे को पांच जो है प्री का पजल करना है। क्या सोर्स क्या होता था उनका, कहाँ से करते थे आप? सर ये अनअकैडमी जो है, अनअकैडमी में अंकुश लांबा सर का फ्री कोर्स पड़े हुए हैं सर। जब स्टार्टिंग में उन्होंने ज्वाइन किया था अनअकैडमी, तो उन्होंने कई सारे पजल्स के फ्री कोर्सेज बनाए हुए। तो करीब करीब 4 से 5 ऐसे कोर्स वहाँ पे होंगे, और हर एक कोर्स में करीब करीब आपके 50 पजल है। तो 200 50 100? 250 पजल उसमें होगा सर। तो वो कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है पजल ठीक सीखने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्रैक्टिस आप कह रहे हैं कि पजल सीखने का बेस्ट तरीका प्रैक्टिस ही है, कि आप प्रैक्टिस करते रहो डेली डेली 5 से, आपको बेसिक्स को स्टिक रहना है और
हिंट्स सही तरह नोट डाउन करने हैं और फिर उन हिंट्स को सेटअप करना है। तो बेसिक पे स्टिक रहिए और चीज़ों को सिंपल रखिए तो चीज़ें आसान लगने लगती है। इसके बाद लोकेश हम बात करेंगे करंट अफेयर्स। बहुत 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 बड़ा सब्जेक्ट है ये, बहुत मेक और ब्रेक सब्जेक्ट है। आपको मतलब काफी लीड दिला सकता है या आपको बिल्कुल ही पीछे छोड़ सकता है अगर आपने नहीं तैयारी करी तो। इसकी आपने कैसे प्रेपरेशन की पूरा अच्छे से बता दीजिए। आप सोर्सेज भी बता दीजिए और नोट्स भी बनाते थे नहीं बनाते थे, कैसे रिवाइज करते थे, कितनी बार रिवाइज करते थे, तो सब बता दीजिए आप करंट अफेयर्स के बारे में। ओके सर। तो सर जैसे कि करंट अफेयर्स में बताते हैं, जो हम टॉपर स्टॉक जब देखते थे गाइडेंस कर ले, तो वो ये बताते थे कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका करंट अफेयर्स ही है। या आपको मतलब एग्जाम को आपके मेक और ब्रेक कर सकता है, इससे आपको एग्जाम में लीड मिलती है। तो करंट अफेयर्स में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो स्टार्टिंग में काफ़ी मैं कंफ्यूज था सर, सोर्सेज नहीं मिल रहे थे, कोई कुछ बताता था, कोई स्टडी आई क्यू, कोई अफेयर्स क्लाउड, कोई और जीएस स्कोर, जीएस का कोई एक वेबसाइट था वो बताता था, कोई कपिल काटपाल सर कुछ भी बताते थे। तो मेरे को सर समझ में नहीं आता था। तो मैंने इस पे बहुत रिसर्च की। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैं एक एक पीडीएफ पे आया सर क्लास में। तो कंक्लूजन वो पीडीएफ था कि अफेयर्स क्लाउड क्या है कि उसमें मैंने क्वेश्चन भी चेक किए थे लास्ट ईयर के, तो क्वेश्चन भी मैच हो रहे थे जो लास्ट ईयर आए हुए थे। तो उस पर मेरे को रिलायबल लगा। फिर मैंने उसके बाद सर सोर्सेज चेंज नहीं किए ओवर डे प्रिपरेशन, मैंने उसी पे भरोसा रखा। और अफेयर्स क्लाउड जो है पीडीएफ, उससे मैंने पढ़ा था। और नोट्स मैंने एक्चुअली सर नहीं बनाए थे। नोट्स में नहीं बनाए थे। स्टार्टिंग में काफ़ी मैं कंफ्यूज रहता था, तो मैं अफेयर्स क्लाउड की जो है सर, जो वीकली पीडीएफ्स आती हैं उसको मैं पढ़ता था, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ लिया करता था, उसको बार बार रिवाइज करता था, अंडरलाइन करके वहीं पे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वहीं पे पेज पे ही नोट बना लिया, अलग से नोट नहीं बनाता था। बट इससे आगे जैसे जैसे सर मालूम पड़ा कि ये भी इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे याद नहीं रह पाता था सर वो। और अगर एक मॉक टेस्ट कोई देता था तो उसमें सवाल आ जाता था, तो मैं सवाल या उस समय याद नहीं आता था, गलत हो जाता था, भूल जाता था। तो ये सब चीज़ें होती थी। फिर क्या है सर, मैंने उसकी जो और पीडीएफ आती है, एक मंथली पीडीएफ आती है उसकी, जिसमें उसके करीब करीब 250 पेज का पीडीएफ रहता है, करीब 600 700 उसमें क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ होती है मंथली। तो उसमें हर एक जो है सेक्शन वाइज, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, इस तरह से सबको डिवाइड किया होता है करंट अफेयर लास्ट मंथ का। तो क्या है कि मैंने फिर करीब अगस्त से मैंने उसको उसी को पढ़ना स्टार्ट किया। जो मंथली पीडीएफ आती है उसको मैं पढ़ता था। और उसको पढ़ने का भी सर एक यूनिक तरीका मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो, जिसमें कुछ फ्रेंड्स भी थे, तो उसको क्या है कि एक बार पढ़ लिया, उसको एक नोवेल की तरह पढ़ते थे, जैसे पढ़ लिया, फिर उसके बाद अगले दिन फिर उसके आगे फिर पढ़ा, फिर जैसे फिर पढ़ लिया तो फिर उसके आगे फिर पढ़ा। तो ऐसे करते करते फिर मैंने कहा था भैया कि आप इनको रिवाइज कैसे करोगे, याद कैसे रहेंगे आपको, आप तो इसको नोवेल की तरह पढ़ रहे हो। तो वो कहते थे कि अगली बार जब 15 दिन बाद जब दोबारा फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे तब रिवाइज करेंगे। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने उन्हें ये एक ट्रिक बताई थी जो मैं फॉलो करता था। मैं क्या करता था कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नेशनल अफेयर्स ले लिए। तो नेशनल अफेयर्स की क्या है कि करीब करीब 100 120 क्वेश्चन होते हैं उसमें, बहुत क्वेश्चन रहते हैं। तो नहीं मैं नहीं। 20 क्वेश्चन जो लेता था, 20 क्वेश्चन मैं उसमें लेता था। उस 20 क्वेश्चन को मैं उस दिन पढ़ता था, उस दिन पढ़ता था। और उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ा। उसके बाद अगले दिन क्या करता था कि उस 20 क्वेश्चन का रिवाइज करता था, और नए जो 20 क्वेश्चन है उनको पढ़ता था, इस तरीके से। और अगले दिन क्या है कि फिर मैं जो है उस दिन जो क्वेश्चन उससे एक दिन पहले जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करता था और नया 20 क्वेश्चन करता था। तो एक्चुअली सर ये एक रिवीजन करने की एक ट्रिक मेरे को कहीं मालूम पड़ी थी इंटरनेट पे। इसका मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं है कि हमें क्या है कि जो आज हमने पढ़ा है उसको अगर हम कल रिवाइज कर लें, और उसके बाद फिर 3 दिन छोड़ के रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद एक हफ्ते छोड़ के रिवाइज कर लें, और उसके बाद 15 दिन बाद छोड़ के रिवाइज कर लें, तो चीज़ हमें याद हो जाती है। तो इसी स्ट्रैटेजी में मैंने अपने सारे क्वेश्चन जो है डिवाइड किए थे, 100 120 क्वेश्चन जो होते थे। और फिर यही करते करते सर मैंने जो है मतलब ओवर द टाइम, मैंने ये नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी हो जाता है, सब पेशेंस होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। 10 से 11 दिन में आपका एक ही बार में पीडीएफ कवर होता है पूरा वो। तो 10 से 11 दिन में मैं एक बार पीडीएफ कवर करता था। बट ये है कि मेहनत सर शुरुआत के 10 10 दिन की होती है। उसके बाद क्या है कि सर हमें वो याद होने लग जाता है, क्योंकि अगर हम इस ट्रिक से जो है अगर उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में चीजें बैठने लग जाती हैं। फिर दूसरी बार करने में इतना एफर्ट नहीं लगता, तीसरी बार तो और बिजी होता है, फिर चौथी पांचवी बार तो फिर वो सब दिमाग में बैठ ही जाता है सर, फिर तो बस स्किम करने की जरूरत होती है। तो और जो पीडीएफ, जी, जो पीडीएफ में सर 10 से 11 दिन में करता था पहले दिन में, उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लास्ट लास्ट आते आते मैं उसको 1 घंटे में एक पीडीएफ कवर करता था, करेक्ट। 600 क्वेश्चन की। जी सर। हाँ तो तो ये यही है। पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है करना। बिल्कुल। तो शुरू में जो स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल ही कंफ्यूज रहते हैं कि यार इतना मेरे को कैसे याद रहेगा 6 महीने का।
बट ये पेशेंस का गेम है और ये फ्रीक्वेंट रिविजन्स का गेम है। तो यही दो चीज है करंट अफेयर्स में। आप पीडीएफ से पढ़िए, आप अपने नोट्स से पढ़िए, बट आप पेशेंस रखिए कि वो याद रहेगा। रिटेन कैसे रहेगा? अगर आप पेपर से पहले 5 बार रिवाइज करके जा रहे हैं तो याद रहेगा। और इन्होंने भी ये सही बात बताई कि 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर एक हफ्ता, फिर 15 दिन, 4 बार तो ऐसे ही रिवाइज हो गया। और फिर लास्ट में तो एक बार करना ही है पेपर से पहले, तो 5 बार रिवाइज होगा तो आराम से रिटेन रहेगा। वो जब क्वेश्चन सामने आएगा तब आपको पता चलेगा हाँ आपको रिटेन है वो चीज। अदरवाइज ऐसे ही आप सोचोगे कि यार मेरे को कैसे यार 600 × 6, मतलब इतने 3500-3600 सवाल कैसे याद रहेंगे, तो वो नहीं रहने, ऐसे नहीं रहते वो याद। वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं इंटरव्यू की। अभी मैं एक अपनी यूट्यूब वीडियो खुद की देख रहा था, तो उस पे आपका मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि सर मुझे नहीं लगता मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा, या फिर ऐसा कुछ आपने लिखा था कि बट देन थिंग्स हैव सडनली चेंज्ड एंड मतलब हाउ डज इट फील टू चेंज द डेस्टिनी। और आप जो फील कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में सबको डर लगता है और सब अपने आप से ही कहते हैं कि यार पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। आपने तो लिखा भी था कि मुझे सर नहीं लगता मेरा होगा, बट फिर आपने एसबीआई और आईबीपीएस दोनों क्लियर कर दिए। तो ये हाउ हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। और आपने फिर उसके बाद आप थोड़ी बात करो कि इंटरव्यू की कैसे प्रेपरेशन की थी। सबसे पहले सर मैं यहाँ पे दो बातें करना चाहूँगा कि जब तक एग्जाम हमारे क्लियर नहीं होता है सर, हमारे मन में बहुत नेगेटिविटी रहती है। भले हम प्री क्लियर कर लें, मेंस क्लियर कर लें या इंटरव्यू तक भी पहुंच जाए, तो नेगेटिविटी ऐसा रहता है कि नहीं मेरा तो नहीं हो पाएगा। भले एग्जाम अच्छा भी गया हो तब भी लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, और नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है सर दिमाग पर कि लगता है कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, है ना सर। तो ये जो दिमाग में काफी घूमती है, इसलिए सर मेरे को उस समय लगा कि मेरा नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मेरा एग्जाम में मेंस भी अच्छा गया था, तो 30-35 नंबर ऊपर थे। बट फिर भी मेरा तो इंटरव्यू में अगर नहीं भी, अगर मैं अपना नाम पता बता के आता तब भी मेरा हो जाता उसमें। बट फिर भी वो नेगेटिविटी रहती है सर, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हेल्प हेल्प में आते हैं सर हमारे जो हमारे मेंटोर्स होते हैं। और जैसे कि सर आप हैं, तो मैं तो सर आपको मतलब आपको बहुत बड़ा क्रेडिट लेना चाहता हूँ, और दिल से सर बहुत बड़ा थैंक यू है आपको कि आप मतलब रेस्क्यू में आए मेरी। और फिर अपना मैं कुछ मेडिटेशन भी करता रहा सर, तो उससे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेडिटेशन भी इसलिए करता था क्या, क्योंकि दिमाग को शांत करने के लिए। हालांकि आधे घंटे 35 मिनट्स तक बैठना मतलब मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल लगता है हमें, बट मैं करता था क्योंकि मुझे एग्जाम क्लियर करना था। और मैं एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भी हो सकता था मैं अपने आप से करता था कि मैं इसको तो मुझे करना ही करना है, भाई मुझे कितना पेन हो या तकलीफ हो या कुछ भी हो। और दूसरी बात यह है कि हमें जो है गॉड पे जो विश्वास होना चाहिए। एक्चुअली मेरा क्या है कि सर मैं थोड़ा अपना फ्लैशबैक बताना चाहता हूँ। तो 12वीं क्लास से मैं एग्जाम दे रहा था, एनडीए, सीडीएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारे एग्जाम दिए थे, यूपीएससी भी दिया था, बट हर एग्जाम में फेल हुआ मैं। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी अपने खुद से ये सारे एग्जाम कर लूंगा, खुद से एग्जाम सारे क्लियर कर सकता हूँ। मुझे इस तरह का कॉन्फिडेंस हो गया था कि नहीं मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मेरे जो जो हूँ मैं ही हूँ। अपनी मुझे मेहनत पे बहुत ज्यादा अपने ऊपर विश्वास हो गया था, या ग्राउड या फिर प्राउड हो गया था, या फिर गुरूर हो गया था इस तरह से। तो मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता था। बट क्या सर लॉकडाउन में मैंने मतलब रामायण देखा था और महाभारत भी देखा था सर। तो उसमें जो जो भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर मेरा भक्त मुझसे कुछ भी मांगता है तो मैं उसे निराश नहीं करता हूँ कभी भी। और तो सर मैंने उनकी बात पे विश्वास रखा, और उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया, उनका कुछ ऐसा गेम था कि मुझे वो जो है उन पे विश्वास बढ़ता चले गया। और इतना बढ़ गया कि फिर मेरे को अपनी प्रिपरेशन से ज्यादा उन्हीं पे विश्वास होता था कि मैं हर चीज पे उनसे हेल्प मांगता था। तो इंटरव्यू में जाने से पहले भी मैंने उनसे मन में बोल दिया था कि मुझे आप पे विश्वास है, और आपको मेरे को आपका जो मेरा ये एक इंटरव्यू करवाना है कैसे भी, है ना सर। तो उसी तरह से उन्होंने फिर ऐसा कुछ ऐसे मतलब ऐसी कंडीशंस क्रिएट की कि मुझे आप मिले। और एग्जाम से जस्ट पहले मैं आपका वीडियो देख के मतलब आपको देख के जाता था, आपका वीडियो भी देखता था। और इंटरव्यू के टाइम पे भी सर आपको मैं देख के गया, तो इस तरह का वो सब उन्हीं के हेल्प की वजह से वो सब कुछ क्रिएट हो चुका था। तो मैं एस्पिरेंट्स को ये भी कहना चाहूंगा सर कि जिनके 4-4 साल हो गए, 5 साल हो गए तैयारी करते करते, आप एक बार गॉड गॉड पे भरोसा रखिए। गॉड से अपनी बात कहिए कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, या फिर घर में मेरी इतनी इनकम नहीं है, तो मेरा ये करवा दो, इस तरह से करके। तो आप उन्हें सच्चे मन से कहेंगे, सच्चे मन मतलब उन पे विश्वास रख के कहिए, यही सच्चा मन होता है और कुछ नहीं होता। तो ये काम उनसे कहेंगे तो करवा देंगे जरूर, है ना। वो आपकी हेल्प करने के लिए बैठा है। बस आप अपना थोड़ा ईगो कम करिए, थोड़ा अपने आप को प्राउड कम करिए। यही नहीं होता है कि आप मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होता है। तो करेक्ट उन करेक्ट। पे विश्वास रखिए और फिर करिए, आपका काम हो जाएगा।
ठीक है। मेरा तो ऐसे ही हुआ, ये है ना लोकेश सर? ने अच्छी बात बोली कि आप हम्बल रहिए और आप फेथ रखिए भगवान पे। और अगर आपने अच्छे से मेहनत की है और आप वैसे भी मतलब जो बेसिक आपकी वैल्यूज हैं जैसे बड़ों की इज्जत करना और सबका सम्मान करना, तो अगर आप ये वैल्यूज को रख के मेहनत करते हैं तो आप भगवान से भी बहुत हक से मांग सकते हैं कि हाँ जी भगवान जी मैंने सब किया है तो आई शुड गेट दिस। बाकी भगवान आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही देता है आपको। ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू आपका कैसा हुआ था एसबीआई पीओ में? एक्चुअली सर, इंटरव्यू मेरा जो मैं सोच के गया था मेरा उससे अच्छा ही हुआ था। और बी इट एसबीआई या आईबीपीएस पीओ, मैंने इंटरव्यू का कुछ खास ऐसी प्रिपरेशन मतलब नहीं किया था। जैसे मॉक इंटरव्यूज मैंने नहीं दिए थे। वो इसलिए था सर क्योंकि मैं काफ़ी डिफेंस एग्जाम्स के इंटरव्यू देता था। जैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो गया, तो मैंने 7-8 बार वो दे रखा था। तो मुझे बिल्कुल भी सर डर खत्म हो गया था इंटरव्यू का, कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है, उठना बैठना सब कुछ मेरे को मालूम था सर। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ कि इंटरव्यू में कैसे करना है। बैंकिंग एग्जाम से ज़्यादा 10 मिनट के या 5 मिनट के या 7-8 मिनट ऐसे इंटरव्यू रहता है, तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं था सर। सब कुछ मुझे पता था क्या बोलना है। बैंकिंग इंटरव्यू होता कैसे है, उसमें पूछते क्या है, ये सब के लिए मैं टॉपर्स वीडियोस जो होती हैं वो जो बताते हैं। तो आपसे क्या जैसे कि सर पूछा? आपने मेरे से सर एक्चुअली जो मैं पढ़ के गया था मेरे से तो कुछ भी नहीं पूछा। हम्म। मतलब मैं पूरा बैंकिंग पढ़ के गया था, और फार्मर्स प्रोटेस्ट ये सब जो करंट में चल रहा है वो सब बिल्कुल कुछ नहीं पूछा। मैंने जो सर मैंने मतलब गैप ईयर में क्या किया था, डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन उसके बारे में पूछा था। और मेरे से तो एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछ लिया था कि रफेल रफेल विमान में और F-10 विमान में क्या डिफरेंस होता है, आप बताओ। क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मैं एसएसबी मतलब डिफेंस एग्जाम्स के इंटरव्यू देता था, तो उन्होंने ये पूछ लिया। तो मेरे को तो कुछ हवा भी नहीं थी उसकी, तो मैंने कहा सर आई डोंट नो करके। फिर उन्होंने बोला कि एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो हम इजराइल से परचेज कर रहे हैं, रसिया से परचेज नहीं कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इस तरह से। तो मैंने कहा सर आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन बट विद योर परमिशन कैन आई मेक ए गेस, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला यस यू कैन टेक ए गेस। तो मैंने बोला सर मे बी वी आर गेटिंग इट एज ए चीपर प्राइस फ्रॉम इजराइल देन रसिया। तो बोले नो। तो मैंने कहा सर सॉरी आई डोंट नो इस तरह से करके। तो उन्होंने ऐसे कुछ सवाल पूछे थे। फिर उन्होंने अगला सवाल मेरे से पूछा कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। अच्छा जी। तो हाँ, तो इस तरह के कुछ दो बताओ चार कि सर एब्रप्ट सवाल थे मुझे। हाँ वो तो सर मैंने बता दिया था। फिर जनरल डायर के बारे में उन्होंने पूछा कि जनरल डायर कौन था, जनरल डायर ने किसको मारा था, कहाँ क्वेश्चन मारा था हुए वो थे। सब। और देखो, इंटरव्यू में बस यही है कि जो आपके इंटरेस्ट हैं और जो आप बातें कर रहे हैं उनमें से ही सवाल निकलेंगे। इन्होंने डिफेंस की बात की तो ज्यादातर सवाल डिफेंस पे निकले, और थोड़ी हिस्ट्री हिस्ट्री जो जनरल डायर से रिलेटेड जलियांवाला बाग की थी वो थी। और बैंकिंग क्वेश्चंस पूछे थे आपसे? सर बैंकिंग का मैं पढ़ के गया था, बट मेरे से वो बैंकिंग का नहीं कह सकते। एक सवाल पूछा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, वो और एक्चुअली इकोनॉमी का सवाल था। तो दोनों में ऐसे ही कुछ नहीं पूछा ज्यादा? नहीं सर, आईबीपीएस सीओ में तो मेरे से और भी कुछ नहीं पूछा। एसबीआई में थोड़ा बहुत इंटरव्यू चला भी, बट आईबीपीएस सीओ में तो कुछ भी नहीं पूछा। उसमें मार्क्स भी मेरे अच्छे आए थे, बट फिर मेरे को समझ में नहीं आया सर क्या हुआ इंटरव्यू में ना। इंटरव्यू में यही होता है कि आप देखो, एक तो फर्स्ट इंप्रेशन पता चल जाता है उनको, और आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने अच्छे से प्रेशर मतलब प्रेशर क्या, आपके चेहरे पे शिकन तो नहीं आ रही ज्यादा। तो अगर वो उनको पता चल जाता है तो वो 3-4 मिनट में वाइंड अप करके आपको भेज देते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत बच्चों को इंटरव्यू लेना होता है। और तो इंटरव्यू में मतलब आई डोंट थिंक कि बैंकिंग इंटरव्यू में किसी को ज्यादा डिफिकल्टी आनी चाहिए, अगर उसको खुद पे भरोसा और वो कॉन्फिडेंट रह सकता है डिफिकल्ट टाइम में। चाहे सवाल आपको 10 में से 7 भी नहीं आते, फिर भी आपके 100 में से 80 नंबर आ सकते हैं, अगर आप वहां मैंने पे बहुत नो बोला कॉन्फिडेंटली था। बात करो तो। ठीक है। तो जी सर। इंटरव्यू का तो यही था। ठीक है। तो एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की तैयारी आपने कैसे की थी? डिस्क्रिप्टिव सेशन एक्चुअली सर ये थोड़ा माइंड में रहता है कि डिस्क्रिप्टिव सेशन कैसे होगा। तो मैंने एक्चुअली क्या कि बहुत पहले से तैयारी नहीं की थी। जब प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था आईबीपीएस पीओ का, तो उसके बाद एक मैडम है आस्था मैम करके, उनका लास्ट ईयर जो एसबीआई पीओ क्लियर हुआ था, तो उनका वीडियो देखा था। उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या करना है। और कुछ 2-4 वीडियोस और देखी थी सर डिस्क्रिप्टिव की। और एग्जाम से क्या है कि मैंने करीब 10 डेज पहले मैं क्या करता था कि रोज एक लेटर लिखता था। और अगले दिन क्या है कि मैं एक ऐसे लिखता था। तो नोटपैड मैंने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे अपने बना लिया था। तो एक दिन ऐसे लिखता था, एक दिन लेटर लिखता था, फिर अगले दिन फिर एक लेटर लिखता था, फिर एक ऐसे लिखता था। तो ऑल्टरनेट डेज पे क्या है कि मैं अपनी प्रैक्टिस बनाए रखता था कि अपने